दोस्तों, तो एथर एनर्जी का कॉन्फ्रेंस कॉल हो चुका है जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अपने ओपनिंग रिमार्क में एथर एनर्जी के मैनेजमेंट ने बताया कि ये क्वार्टर जो अभी बीता है क्वार्टर थ्री, ये इनके लिए काफी स्ट्रांग क्वार्टर रहा है और इन्होंने क्वार्टर थ्री में लगभग 68,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल किए हैं, जो कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो 50% अप है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री। एंड इनका जो रेवेन्यू है वो फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ को टच किया है इन्होंने। तो इनका रेवेन्यू 1000 करोड़ रहा है, जो कि अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 53% अप है। एंड अगर आप इनका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो उसमें 111% की शानदार ग्रोथ आपको दिखाई देगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और वो बढ़कर के 251 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनके इबिटा, ये जो ग्रॉस मार्जिन है, इसको अगर क्वार्टर टू से कंपेयर करें तो क्वार्टर टू के कंपेरिजन में भी इसमें 90% की जबरदस्त ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो इनका ये इबिटा में जो ग्रोथ है वो 16% है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री। और इतना जबरदस्त डिमांड, इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट इनके इबिटा में इसलिए आया क्योंकि इनका जो रिश्ता, जो इनका मॉडल है, रिश्ता का जो डिमांड है काफी, उसमें काफी एक्सपेंशन इनको देखने को मिल रहा है, काफी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। एंड अगर आप इनका इबिटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो क्वार्टर टू से कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में 7% ग्रो हुआ है। और अब तक ये Q3 मिलाकर के इन्होंने लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल कर दिया है, और जिसमें से अगर आप देखें तो 2 लाख रिश्ता है। और इन्होंने अक्टूबर मंथ में 30,000 गाड़ियां सेल की हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि किसी एक मंथ में इन्होंने 30,000 गाड़ियां सेल्स की हैं। और इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर 600 है, जो कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 700 तक पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है कि मतलब जैसे अभी 9 मंथ तो इस फाइनेंशियल ईयर के हो ही चुके हैं, तो मार्च तक इनके नंबर ऑफ स्टोर कुल 700 हो जाएंगे, जो कि अभी 600 स्टोर हैं इनके इंडिया में। और इन्होंने क्वार्टर थ्री में अगर आप देखें तो इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ करके 18.8% हो चुका है, जो कि पहले कुछ 14 साढ़े 14% हुआ करता था। एंड इन्होंने क्वार्टर थ्री में लगभग 67,800 गाड़ियां सेल की हैं, मीन्स लगभग 68,000 के अप्रोक्सीमेटली इन्होंने गाड़ियां सेल की हैं। एंड अगर आप इसको लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री से कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री के कंपेरेटिवली इन्होंने 22,000 गाड़ियां ज्यादा सेल की हैं। एंड इनका अगर रजिस्ट्रेशन काउंट आप देखते हैं तो वो तो और भी शानदार है। इन्होंने टोटल 72,000 इथर की गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। मतलब क्या है, मतलब कि इन्होंने 67,800 गाड़ियां तो अभी सेल की हैं, लेकिन टोटल रजिस्ट्रेशन 72,000 का हुआ है। तो बाकी जो बचते हैं 3,000 के आसपास जो गाड़ियां बाकी बचती हैं, 3-4 हजार, वो गाड़ियां भी ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये सेल कर देंगे। मतलब उनकी जस्ट डिलीवरी बाकी है। और मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि ये अपनी गाड़ियों को रिटेल सेगमेंट में ज्यादा सेल कर रहे हैं कंपेयर टू होलसेल। एंड अगर आप देखें इनका ग्रोथ, तो मिडिल इंडिया, जो कि लास्ट ईयर में इनका सबसे ज्यादा ग्रोथ मिडिल इंडिया से आया था। मिडिल इंडिया मतलब आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इस रीजन से। तो लास्ट ईयर इनका मिडिल इंडिया से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आया था। एंड इस साल इनका बोलना है कि महाराष्ट्र में भी इनका, मिडिल इंडिया में स्पेशली इनका काफी ज्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। पहले जो इनका मार्केट शेयर 14.4% हुआ करता था, तो बढ़कर के अभी 17.4% हो चुका है, मतलब उसमें 3% की ग्रोथ आ चुकी है। एंड स्पेशली अगर गुजरात में देखें तो गुजरात में इनका टोटल 25% मार्केट शेयर है। एंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड महाराष्ट्र में अगर आप इनका मार्केट शेयर देखते हैं तो 18.6% है। और उड़ीसा के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि पिछले 2-3 क्वार्टर में ही जो उड़ीसा में इनका मार्केट शेयर पहले 7.5% हुआ करता, तो बढ़कर के अभी 15% हो चुका है। और मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि उड़ीसा से इनका जो सेल्स का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में उनके लिए एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर उड़ीसा बनेगा। और अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया से देखें तो रेस्ट ऑफ इंडिया में इनका जो मार्केट शेयर है वो 12.6% है, और वहां से भी इनको स्ट्रांग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वहां पर इनको जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में मैनेजमेंट को दिखाई दे रही है वो भी काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे चल के हमारा एक्सपेंशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ स्टोर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम रेस्ट ऑफ इंडिया में भी मार्केट शेयर तेजी से ग्रैब करेंगे। और दोस्तों ये एक नया प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, ईएल प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट में भी हमने डिस्कस किया था, उसके पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो ईएल प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। बेसिकली है क्या कि ईएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ईएल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर ये लो प्राइस रेंज की गाड़ियां बनाएंगे। इनकी गाड़ियों का अगर आप कीमत देखें तो 1.4 लाख से स्टार्ट होता है, मतलब 1.4 लाख से इनकी स्टार्टिंग रेंज है। और ये चाहते हैं कि जो 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक का जो बजट सेक्शन है, उस सेगमेंट में इनके पास कोई भी वेरिएंट नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है। तो ये एक ईएल प्लेटफॉर्म लेके आए जिसके ऊपर बनाई हुई सारी गाड़ियों की जो कॉस्टिंग है वो कंपेयर टू 1.4 लाख कम ही रहेंगी। और मैनेजमेंट का कहना भी है कि वो 1 से लेकर के 1.25 लाख के बीच में रहेंगी। तो मैनेजमेंट वेरी बुलिश है, काफी बुलिश है अपने इस प्लेटफॉर्म के बिजनेस को लेकर के, और ये क्वार्टर 4 से वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर देंगे।
इसके अलावा मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान और पंजाब, वहां पर भी इनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है। और साउथ इंडिया में तो ये नंबर वन प्लेयर है, साउथ इंडिया में इनका टोटल मार्केट से 24.4% है। एंड वहाँ के ये लीडिंग प्लेयर हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो मार्जिन है वो 1% इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर। एंड इसका इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि इनका जो कास्ट ऑफ गुड्स ये सेल कर रहे हैं, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हुआ है, और वो कम होने की वजह से इनका जो मार्जिन है वो बढ़ गया है। एंड इसके अलावा जो इनका एजीएम है, एजीएम का में भी इनका 3% का इंप्रूवमेंट हुआ है। एजीएम का मतलब होता है एवरेज जनरल मर्चेंडाइज, तो एवरेज जनरल मर्चेंडाइज वैल्यू में भी इनको 3% की इनके एजीएम में भी 3% की इंप्रूवमेंट आई है। मैनेजमेंट ने फर्दर ये भी बताया कि अभी जो कमोडिटी के प्राइसेज है काफी बढ़ गए हैं और आगे चल करके ये और भी बढ़ सकते हैं। और अगर ये और बढ़ते जाते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा जो कमोडिटीज है उनका यूज होता है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने में, चाहे उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे उनका बैटरी लाइफ हो, चाहे उनका बैटरी पैक हो, या जो अदर कंपोनेंट होते हैं उनको बनाने में कमोडिटी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो कमोडिटी प्राइसेज हाइक होने की वजह से इनके जो इनका जो मार्जिन है, इनका जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि उसको उस हेडविंड से निपटने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो यूनिट इकोनॉमिक हो वो भी इम्प्रूव हो। मीन्स मतलब क्या है कि मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां भी सेल करें और इसके साथ ही साथ हम अपने फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है वो भी बेटर हो, इसके साथ साथ हमारा जो प्रॉफिट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एथर एनर्जी अभी भी नेट नेट देखेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, अभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस है। एंड ये प्रॉफिटेबल होने की कगार पर खड़े, बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ बी प्रॉफिटेबल है, और एक नेक्स्ट क्वार्टर से वी कैन होप कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एंड मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि FY25 में अगर आप देखते हैं तो हमारा जो इबिट्टा है वो 13% इंप्रूव हुआ था। एंड अगर आप 9 मंथ FY26 में आप देखते हैं तो हमारा इबिट्टा 14% से इंप्रूव हो चुका है। एंड अभी अगर आप देखें तो अभी हम केवल 3% नेगेटिव है, हमारा जो इबिट्टा है, इबिट्टा लेवल पर हम केवल 3% नेगेटिव है, और प्रोबेबली क्वार्टर 4 के एंड तक हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये मैनेजमेंट ने नहीं बोला, जस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर 4 के एंड तक ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे ये भी बताया कि अपने ईएल प्लेटफॉर्म को लेकर के ये काफी कॉन्फिडेंट हैं। ईएल प्लेटफॉर्म पे क्या है कि इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। एंड कंपेयर टू इनके जो दो वेरिएंट अभी मार्केट में बिक रहे हैं, जैसे एक रिजिटा है, दूसरा एथर 450 है, तो इन दोनों वेरिएंट के कंपैरिजन में इनका ईएल का जो प्लेटफॉर्म है उसका उस पे इनका इनपुट कॉस्ट कम आएगा, जिसकी वजह से इनका मार्जिन हायर रहेगा, और इनका मार्जिन हायर रहेगा तो इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा, और मैनेजमेंट इसके लिए काफी कॉन्फिडेंट है कि हमको आगे चल करके ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा। फर्दर मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि हमारा जो एथर का नॉन व्हीकल रेवेन्यू है वो 14% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड नॉन व्हीकल रेवेन्यू में आप क्या क्या चीजें आती है, जो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर वाला प्रोडक्ट हो गया, या जो किड्स हेलमेट इन्होंने लॉन्च किए हैं, या जो अदर जो व्हीकल से रिलेटेड अदर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नॉन व्हीकल में आते हैं। और जो इनका सॉफ्टवेयर वाला बिजनेस है, जो नॉन व्हीकल वाला बिजनेस है, बेसिकली उसको ये सेल करते हैं दूसरे प्लेयर्स को, दूसरे प्लेयर्स को भी सेल करते हैं। प्लस इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो इनके पहले वाले मॉडल की जो गाड़ियां हैं उनमें जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, उन गाड़ियों को भी, वो गाड़ियां अगर आप इनके सर्विस सेंटर पर लेके जाएंगे तो उसमें भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर ये लगाते हैं, उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं, तो वही इनका नॉन व्हीकल सेगमेंट है। और अगर आप देखें कि ये सॉफ्टवेयर में जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर इनके पास है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये 4 फीचर्स है इसमें। पहला तो है सेफ्टी, दूसरा है कन्वीनियंस, तीसरा है नेविगेशन, चौथा है राइड असिस्ट। और अगर आप सेफ्टी वाले सेगमेंट में देखें तो कई फीचर्स है, जैसे फाइंड माई स्कूटर है, थेफ्ट एंड टो अलर्ट है, इसके अलावा जो लाइव लोकेशन शेयरिंग है वो है, तो ये सेफ्टी वाले फीचर में है। और दूसरा जो इनका सेगमेंट है कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस वाले में इनका अगर आप देखें तो कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि राइड स्टोरी फीचर एक है, वो आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी राइड की। एंड इसके अलावा जो इनका क्या है कि व्हीकल यूजेज ट्रैकिंग है, कि आपने कितना व्हीकल चलाया है और व्हीकल का क्या परफॉर्मेंस है, वो भी कन्वीनियंस वाले फीचर में आता है। एंड इसके अलावा थर्ड इनका फीचर है कंट्रोल योर व्हीकल, ये भी इनके कन्वीनियंस वाले सेगमेंट में आता है। और सॉफ्टवेयर का जो तीसरा सेगमेंट है वो नेविगेशन है। नेविगेशन में क्या होता है जनरली कि आप अपने लोकेशंस व्हाट्सएप पर या गूगल मैप के ऊपर शो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो इनका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आप मैप देख सकते हैं, उस मैप के अकॉर्डिंग आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, तो वो नेविगेशन वाले सॉफ्टवेयर में आता है। चौथा इनका सॉफ्टवेयर का पार्ट है राइड असिस्ट।
राइड असिस्ट में आपका जो एक फीचर इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है ऑटो होल्ड का, और एक दूसरा फीचर इन्होंने ऐड किया है ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड इसके अलावा मैजिक ट्विस्ट। तो ये कुछ अपडेटेड फीचर्स है जो इन्होंने अपनी गाड़ियों में अभी सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए अपने इनबिल्ट कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर, और जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें नहीं है उनमें भी आप ले जाके उसको इनबिल्ट इसमें अपडेट करवा सकते हैं, और उसके बदले में आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि हम इतना बेहतर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा बेटर सर्विस आपको देना चाहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट से, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से प्यार करे, और कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को अगर प्यार करेगा तो हमारा जो पब्लिसिटी है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी, हमको अपनी पब्लिसिटी में ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी जो पब्लिसिटी है ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि आप अगर बेटर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी ऐसे ही प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सजेस्ट करेंगे। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अगर एक बार आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं तो ये बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है कि आप हमारे प्रोडक्ट को स्विच करें, किसी और प्रोडक्ट में जाएं, किसी और ब्रांड में जाएं, आप हमारे प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाएंगे। फर्दर मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि इन्होंने रिसेंटली एक इनफाइनाइट क्रूज नाम का एक फीचर लॉन्च किया अपने एथर मॉडल में, एथर 450 मॉडल में, एंड इसके अलावा कुछ और नए फीचर्स है जो कि ये कमिंग क्वार्टर्स में लॉन्च करेंगे, जैसे पैथ होल अलर्ट है, वॉइस ऑन एथर है, इसके अलावा जो पार्क सेफ अलर्ट है, ये सारे फीचर्स है जो ये कमिंग क्वार्टर्स में अपने स्कूटर के अंदर लॉन्च करेंगे। फर्दर इन्होंने अपने चार्जिंग स्टेशन के बारे में बताया कि ये कंटिन्यूसली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, और ये इंडिया के लार्जेस्ट टू व्हीलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इनके पास हैं। सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क इनके पास है, लगभग 5000 चार्जिंग पॉइंट्स है इनके पास। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हमने अपने डैशबोर्ड में मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन इनबिल्ट किया है, मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन लॉन्च किया है, एंड इसके अलावा किड्स के लिए किड्स हेलमेट हमने लॉन्च किया है, एंड फर्दर हमने अपना जो रिजटा मॉडल है, इस रिजटा मॉडल को श्रीलंका और नेपाल में भी लॉन्च किया, और वहां से हमको काफी एक्साइटिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। फर्दर इन्होंने रिसेंटली Q3 में ऑटो इंश्योरेंस स्पेस में भी एंटर किया है, एंड इसके अलावा अगर आप इनके एवरेज पर व्हीकल की प्राइसिंग देखते हैं तो लगभग 1,40,000 है। तो दोस्तों ये था इनका ओपनिंग रिमार्क। इसके बाद हम चलते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। तो जो इनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे अबाउट वॉल्यूम, मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनपुट कॉस्ट के ऊपर पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिंक्ड होता है एक दूसरे से। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोडक्ट नहीं है तब भी आपके लिए ग्रो करना का, और प्रोडक्ट नहीं तब तो आप ग्रो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट, अगर आपके पास प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, साथ के साथ आपके पास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी होना चाहिए। तो हमने जब 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, रिजटा और एथर 450, तो उसके लिए हमारा टारगेट था कि हम 600 से 700 स्टोर्स ओपन करेंगे पैन इंडिया, और हमने अप्रॉक्सीमेटली 700 पैन इंडिया स्टोर्स हमारे ओपन हो चुके हैं। फर्दर अब हम एक नए प्लेटफॉर्म, ईएल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कुछ नई गाड़ियां लॉन्च करेंगे, जिनका प्राइस लो प्राइस रेंज की गाड़ियां होंगी, और इनमें हमारा इनपुट कॉस्ट भी कम होगा। तो इन गाड़ियों को सेल करने के लिए हमको एक्स्ट्रा नेटवर्क की जरूरत है, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। तो हम वो अपने नए डिस्ट्रीब्यूशन खोलेंगे, नए स्टोर्स ओपन करेंगे, और आने वाले कमिंग कुछ सालों के अंदर आपको हमारा जो अभी 600-700 स्टोर्स का नेटवर्क है, ये बढ़कर के लगभग 2000 स्टोर्स तक पहुंच जाएगा। और हम जो ईएल प्लेटफॉर्म वाला हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, वो हम अपने होसूर, जो तमिलनाडु में एक स्पेस है, एक प्लेस है, तो होसूर वाले प्लांट से उनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। फर्दर इन्होंने कमोडिटी कास्ट के बारे में बताया कि जो कमोडिटी का प्राइसेज है वो साइक्लिकल होता है और अनप्रेसिडेंटेड होता है, उसको आप गेस नहीं कर सकते हैं कि उसका प्राइसेज कहाँ तक जा सकता है। और कई सारी कमोडिटीज अभी तो ऐसी है जिनकी प्राइस बिल्कुल आसमान छू रही है, बिल्कुल हेवायर है, एंड हम इस अपने आप को वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार कर रहे हैं। हायर प्राइस रेंज, कमोडिटी का प्राइस रेंज कितना भी जा सकता है, तो उसके हिसाब से हम अपने आप को वर्स्ट कंडीशन के लिए, वर्स्ट टाइम के लिए तैयार कर रहे हैं। हम कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर को और बेटर किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है उसको 10 से 20% और रिड्यूस कर सकते हैं, एंड कुछ मैकेनिकल साइड में कुछ चेंजेस करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल फ्रेम है उसकी जगह पे अगर हम स्टील का फ्रेम यूज करें तो भी हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो करंट ट्रांसमिशन डिजाइन है उसकी जगह पर अगर हम इंक्लोज्ड गियर बॉक्स यूज करें, एंड इसके अलावा कुछ अदर मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट कर लें, तो हमारा जो है कि कॉस्ट कम किया जा सकता है, इनपुट कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। और एथर में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, सारा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एथर में सारा इंप्रूवमेंट करने के साथ साथ हम वेंडर साइड में भी कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइड में कर रहे हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको भी अच्छे से कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्टोरेज मैनेजमेंट है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और आने वाले 4 से 6 क्वार्टर के अंदर आपको ये इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनको पीएलआई को लेकर के पूछा गया कि आपके जो कंपटीटर है उनके पास पीएलआई स्कीम का बेनिफिट है, लेकिन आपके पास पीएलआई स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं है, तो जिससे आपके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि हमारे पास पीएलआई का कोई बेनिफिट नहीं है। इसी वजह से हमारा जो प्राइसिंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल क्लीन है। और FY 28 में जो पीएलआई स्कीम है, जो पीएलआई का बेनिफिट जो वेंडर है या जो कस्टमर है उनको मिलना 2028 में बंद हो जाएगा। तो जब 2028 में पीएलआई बंद होगी, उसके बाद हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनके उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा जो प्राइस है वो सेम ऐसा ही रहेगा, या हम जितना बढ़ाएंगे जिस रेशियो में उसी हिसाब से रहेगा। पीएलआई की वजह से हमारे प्राइस के ऊपर या हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब अभी हमारे पास पीएलआई का कोई बेनिफिट नहीं है, तब हम इतना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो सपोज करिए जब इनके पास पीएलआई, जब सारे सारे प्लेयर्स के पास से पीएलआई की का जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा, तब समझिए कि इनका बिजनेस कितना बेटर परफॉर्म करेगा। और प्राइस हाइक को लेकर के मैनेजमेंट ने बोला कि Q4 के स्टार्ट में अपने प्रोडक्ट की प्राइस 3000 रुपीज पर व्हीकल बढ़ाया है, और हम उसमें कुछ प्रीमियम फीचर अपनी गाड़ियों के अंदर ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे वो फीचर ऐड करते जाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ाते जाएंगे। फर्दर अगला क्वेश्चन इनसे इनके नॉन व्हीकल रेवेन्यू के बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारे टोटल रेवेन्यू का 2 से 3% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो नॉन व्हीकल वाले सेगमेंट से आता है। नॉन व्हीकल वाले सेगमेंट में क्या क्या आते हैं, जो इनका सॉफ्टवेयर वाला सेल है, सॉफ्टवेयर सेलिंग वाला बिजनेस है, एंड इसके अलावा जो इनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रेवेन्यू आता है वो इनके नॉन व्हीकल वाले सेगमेंट में कंट्रीब्यूट होते हैं। एंड मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हमारे पास इसमें काफी सारा अपसाइड है, अपसाइड पोटेंशियल हमको दिखाई देता है, और अगले 3 से 4 सालों के अंदर जो हमारा नॉन व्हीकल सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो और बढ़ेगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का डिमांड है आगे चल करके वो कैसा रहेगा। जबकि आप देखिए जो पेट्रोल इंजन वाली टू व्हीलर गाड़ियां हैं उनमें अभी जीएसटी, उनके लिए जो जीएसटी कट हुआ है, जीएसटी कट का फायदा उनको मिल रहा है। और इसके अलावा जो मतलब पेट्रोल वाली गाड़ियों का तो रेट घट रहा है जीएसटी कट की वजह से, लेकिन इनकी गाड़ियों की प्राइसिंग अप हो रही, क्योंकि अभी इन्होंने 3000 रुपीज अभी अपनी गाड़ियों का प्राइसिंग बढ़ाया। इसके अलावा इनको एक बेनिफिट मिलता है, जो पीएम ई ड्राइव करके एक स्कीम है जिसमें 5000 रुपीज पर व्हीकल का सब्सिडी मिलता है। तो वो भी मार्च 2025 में एंड हो जाएगा। तो इसके बाद इनके गाड़ियों की डिमांड कैसी रहेगी, इनको ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बिजनेस आगे किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैनेजमेंट ने इसके जवाब में बताया कि देखिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में 2 कैटेगरी की गाड़ियां होती है। एक तो गाड़ियां होती है जिनकी प्राइसिंग 1 लाख से कम होती है, और दूसरा सेगमेंट जो होता है उसका प्राइसिंग 1 लाख से ऊपर होता है। तो जो 1 लाख से ऊपर का प्राइस रेंज वाली गाड़ियों का जो कैटेगरी है, उसको अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों के अंदर उसमें काफी शानदार ग्रोथ आई है। वो लगभग 30-40% के रेट से वो पूरा का पूरा सेगमेंट ग्रो कर रहा है। लेकिन जो 1 लाख से कम के प्राइस रेंज वाली गाड़ियां हैं, वो अगर देखेंगे तो उसका पूरा मार्केट श्रिंक होता जा रहा है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। और उसके पीछे रीजन भी है कई, जैसे कि आप 1 लाख के ऊपर वाली गाड़ियां देखें तो उनमें आपको स्पीड लिमिट ज्यादा मिलेगी, वो लगभग आप 80-90 तक चला सकते हैं, 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। जो बिलो 1 लाख होती है उन गाड़ियों को अगर आप देखें तो उनमें स्पीड लिमिट 40-50-60 से ऊपर होती नहीं है। इसके अलावा उनका परफॉर्मेंस भी जो 1 लाख से ऊपर वाली उनका बेटर होता है कंपेयर टू 1 लाख से कम वाली से। और बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स भी ऐसे होते हैं जो कि 1 लाख से कम वाली गाड़ियों के प्राइस में वो प्रीमियम फीचर आते नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके सर्विस सेंटर भी जो 1 लाख से ऊपर के प्राइस रेंज वाली गाड़ियां उनके ज्यादा होते हैं कंपेयर टू 1 लाख से कम वाली के। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर जो 1 लाख से ज्यादा के प्राइस रेंज वाली गाड़ियां उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और उनका अगर आप सेल्स देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अभी दिसंबर का जो सेल्स आया, इसको भी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के दिसंबर के कंपैरिजन में इसमें 40% ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियां सेल हुई है जिनकी प्राइस 1 लाख से ऊपर है। फर्दर इनसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि अभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बताने जैसा अभी कुछ नहीं है, उसमें उसके प्लेटफॉर्म को अभी डेवलप होने में समय लगेगा। और करेंटली हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो अपने ईएल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के ऊपर है। एंड जब उसमें कुछ अपडेट आएगा तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन इनसे इनके प्रो पैक वाले बिजनेस के बारे में पूछा गया। प्रो पैक बिजनेस का मतलब क्या है दोस्तों, जो इनका सॉफ्टवेयर वाला बिजनेस है, जिसमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर को दोबारा री इंस्टॉल करने के लिए इनके पास पुरानी गाड़ियां आती हैं, या जो दूसरे व्हीकल्स को ये अपना प्रो ये सॉफ्टवेयर सर्विस वाला सेगमेंट सेल करते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को, तो उस वाले बिजनेस के बारे में इनसे पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो प्रो पैक वाला जो सेगमेंट है, उसमें अगर आप देखो तो शुरू में जब हमने प्रोपैक का सेगमेंट लेके आए थे, तो जो कंज्यूमर होता था या जो कस्टमर होता था वो प्रोपैक में थोड़ा हेजिटेट होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रोपैक वाले सॉफ्टवेयर वाले जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर हम लगा रहे हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कंज्यूमर के बीच में बढ़ रही है। एंड
पहले क्या होता था 80-85% गाड़ियों में ही प्रो पैक सॉफ्टवेयर अपडेटेड सॉफ्टवेयर लगता था, लेकिन अभी देखेंगे तो अभी बढ़कर के 93% तक पहुंच चुका है। एंड अगर आप देखें कि प्रो पैक की जो कॉस्ट है वो करीब 10,000 रुपीज के आसपास है। और अगर आप एक एवरेज स्कूटर की प्राइस देखें तो अगर सपोज करिए कि एक एवरेज स्कूटर का जो लाइफ स्पैन है 10 ईयर है, तो 10 ईयर में जो स्कूटर का बाइंग प्राइस है वो पकड़ लीजिए 1.3 लाख है। 30 से 40,000 रुपये उसकी इलेक्ट्रिसिटी का टोटल खर्चा जाता है 10 साल में, जो उसको चार्ज करने के लिए लगता है। एंड इसके अलावा 20 से 30,000 अगर आप उसका सर्विस कॉस्ट पकड़ लें तो लगभग 1,80,000 से लेकर के 1,90,000 के प्राइस रेंज में आपको एक पूरा स्कूटर पड़ता है पूरे 10 ईयर्स के लाइफ स्पैन में। तो अगर उसके ऊपर हम 10,000 रुपये कॉस्ट करते हैं तो ये करीब 6 या 7% बैठता है टोटल कॉस्ट का। तो वो हमको कस्टमर इजीली देता है, क्योंकि हम 10,000 रुपीज में उससे ज्यादा प्राइस का जो उसको वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। तो वो फीचर देख करके वो प्रोपैक लेने में भी हमारे जो क्लाइंट हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो इजीली उनको परचेज भी कर रहे हैं और इवन के सामने से डिमांड कर रहे हैं कि हमको प्रोपैक इनेबल्ड स्कूटर ही चाहिए। फर्दर एक एनालिस्ट ने इनसे इनके ईएल प्लेटफॉर्म वाले प्रोडक्ट को लेकर के क्वेश्चन किया। उसने बोला कि जब आपका ईएल प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ियों का प्राइस है वो कम हो जाएगा। 1 लाख से लेकर के 1,25,000 के बीच में गाड़ियां बेचेंगे तो आपकी जो दूसरी गाड़ियां जो आप 1.5 लाख या 2 लाख में बेचते हैं, उन गाड़ियों का मार्केट शेयर खत्म नहीं हो जाएगा। वो गाड़ियां उन गाड़ियों का मार्केट शेयर आपके सस्ती गाड़ियां एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो उसके लिए आपके लिए एक रिस्क बन सकता है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि उसमें किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारा ईएल प्लेटफॉर्म की जो गाड़ियां रहेंगी उन गाड़ियों में हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम है, और इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से उसमें हमारा मार्जिन हायर है कंपेयर टू हमारी महंगी गाड़ियां। तो जब हमारा मार्जिन हायर है तो अगर सपोज करिए कि हमारा एथर 450 या फिर रिस्टा का अगर मार्केट थोड़ा कम भी होता है और हमारे जो ईएल प्लेटफॉर्म वाली गाड़ियां वो उस मार्केट शेयर को कैप्चर करती हैं, तो हमारे लिए और भी बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। और अगर देखा जाए तो 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख के बीच में हमारे पास कोई प्रोडक्ट था भी नहीं, और ये प्रोडक्ट हम इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं एंड ताकि जिससे कि हम मार्केट शेयर भी गेन कर सकें एंड इसके साथ साथ हम मार्केट में हमारा पेनिट्रेशन भी और अच्छा हो जाए। अगला क्वेश्चन इनसे इनके बिल ऑफ मटेरियल के बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि अगर आप हमारा बिल ऑफ मटेरियल FY25 में देखें तो वो 1.2 लाख रुपीज पर व्हीकल आता था, और उसको हमने इस साल 8% रिड्यूस किया है, और वो करेंटली अगर आप देखें तो 1.11 लाख पर व्हीकल है। एंड अगर आप टोटल इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इनसे इनके बैटरी पैक के कॉस्ट को लेकर के पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि देखिए बैटरी पैक में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हम बैटरी पैक के कॉस्ट को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको सेल के कॉस्ट को हम बता सकते हैं कि टोटल बिल ऑफ मटेरियल का 20% होता है हमारा सेल का कॉस्ट, एंड इसमें कई और कंपोनेंट इंक्लूड होने के बाद बनता है बैटरी पैक। तो बैटरी पैक का कॉस्ट इन्होंने नहीं बताया, सेल का कॉस्ट बताया है। फर्दर अगला क्वेश्चन इनसे इनके एक्सपोर्ट वाले बिजनेस को लेकर के पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि करेंटली हमने नेपाल और श्रीलंका में अपने प्रोडक्ट सेल करने शुरू किए, एक्सपोर्ट करने शुरू किए, और वहां से हमको काफी एनकरेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं, काफी एक्साइटिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड जब हमारा ईएल प्लेटफॉर्म वाला प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसको हम जो हमारा ईएल प्लेटफॉर्म वाले प्रोडक्ट रहेगा उसको हम लार्जर व्हील बेस पे बना रहे हैं, मीन्स उसका पहिए का साइज बड़ा होगा। और जो सब कॉन्टिनेंट कंट्री है, एशियन सब कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में जो लार्जर व्हील बेस वाली जो गाड़ियां होती हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि आगे आने वाले समय में जब ईएल प्लेटफॉर्म वाली इनकी गाड़ियां आ जाएंगी तो इनके जो इनकी डिमांड है जो अदर कंट्रीज में वो और भी बेटर आएगा, इनको एक्सपोर्ट से रेवेन्यू और बेहतर हो जाएगा। और दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल। अब थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए बिजनेस अभी इबिट्टा लेवल पर नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा है, तो अभी भी 3% नेगेटिव है इबिट्टा लेवल पर, जो कि पहले काफी 18-20% नेगेटिव हुआ करता था। तो इंप्रूवमेंट तो काफी बढ़िया किया इन्होंने, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ FY26। एंड हम इसके वैल्यूएशन को ऐसे कैलकुलेट तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है। तो अब ये बस जस्ट आप एक गेस कर सकते हैं, जैसे कि इनका अर्लियर 600 से लेकर के 700 करोड़ तक का प्रोडक्ट जब ये सेल करते तब इनका लॉस जो है 200 करोड़ का हुआ करता था, और रिसेंटली Q3 में इन्होंने 950 करोड़ का प्रोडक्ट सेल किया है, और इनका लॉस अगर आप देखते हैं तो केवल 85 करोड़ का है। एंड हो सकता है कि प्रॉफिटेबल हो जाए Q4 तक। और दोस्तों जब कोई बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है उसी समय ही वो सबसे ज्यादा पैसा अपने इन्वेस्टर के लिए बनाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जोमेटो के साथ। जोमेटो जब प्रॉफिटेबल नहीं हुआ करता था, नेगेटिव में था, तब उसका शेयर प्राइस अगर आप देखो तो 40-50 रुपए का मिला करता था, और लगातार हर क्वार्टर में नेगेटिव रिपोर्ट करता जाता था। लेकिन अभी देखिए कि वो प्रॉफिटेबल हो चुका है जोमेटो, और आज की डेट में उसका शेयर प्राइस भी आप देखें तो 300 रुपीज के आसपास चल रहा है।
तो हम वी कैन होप कि ये बिजनेस भी ऐसे ही टर्न अराउंड होगा और शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाएगा। फर्दर कोई अपडेट अगर आएगा एथर एनर्जी के बारे में तो मैं जरूर अपने चैनल पर एक वीडियो बना करके उसको अपलोड कर लूंगा। फर्दर दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।